अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आज हम लोग वीक 1 में देखेंगे कि व्हाट इज़ एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है क्या। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे हमारे जो बेसिक्स हैं। उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर देखेंगे जिसके अंदर हम अपने कोडिंग करेंगे एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की। उसके साथ हम देखेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से हम डाटा सेट ले सके अपना एआई मॉडल जो है हमने जिस जो ट्रेन करना है उसके लिए डाटा सेट रिक्वायरमेंट के लिए। अब वीक 1 का जो एजेंडा है उसमें हमारे पास फंडामेंटल्स आएंगे। एआई एमएल डीएल होता क्या है, मशीन्स किस तरह वर्क कर सकती हैं, रियल वर्ल्ड जो है इसके यूजेस कहाँ पे हैं। उसके बाद पाइथन के बेसिक्स क्या है, पाइथन के बेसिक्स जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। उसके बाद लिस्ट क्या है, सेट क्या है, टुपल्स क्या है, हमारे पास इफ एल्स कंडीशन क्या है, लूप्स क्या है। तो इस जो है होल लेक्चर के अंदर हम लोग जो है फंडामेंटल्स और बेसिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो गूगल को लैब यूज कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम लोग पाइथन की कोडिंग को देखें या दूसरी लैंग्वेजेस को देखें तो फार दी मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को, वीएस कोड को। और उसके बाद अगर हम पाइथन को देखते हैं तो ज्यादा हम जुपिटर नोटबुक्स या गूगल को लैब को यूज करते हैं। मैं गूगल को लैब को इसलिए यूज करती हूँ कि इसके अंदर अगर कोई लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होती हैं तो हम लोग जो है जस्ट एक कोड के थ्रू उस लाइब्रेरी को असेस कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक्स के अंदर फिर से एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना पड़ता है। सेम अगर वीएस कोड के अंदर देखें तो वहां पे भी हम लोगों को एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी पड़ती हैं। अगर आप लोगों का जो है लाइक एआई एमएल डीप लर्निंग की ये फर्स्ट है मतलब इंटर्नशिप है या इससे पहले आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, आपने अगर अपने जो है पूरे स्टडी इरा के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर की है, दैट्स ग्रेट। आप पाइथन भी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल नहीं है। लाइक दैट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस फील्ड से रिलेटेबल नहीं है, वो कहते हैं कि हमें पाइथन नहीं आती या हमें गूगल कोलैब को कैसे यूज करेंगे। पाइथन जो है वो हमारे पास बहुत इजी लैंग्वेज है, इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू राइट है। लाइक दैट अगर आप लोगों ने सबसे पहले जब सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें आप लोग जो है शुरू से उसकी कुछ लाइब्रेरीज लिखते हो कि हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम और हैश टैग इंक्लूड stdio.h और उसके बाद इंट मेन और उसके बाद करली ब्रेसेस लगा के अंदर जो भी फंक्शंस आपने सेटिस्फाई करवाने होते हैं उसमें सबसे पहले आप लिखते हो प्रिंट करवाना है, स्कैन एफ करवाना है। लाइक दैट जो है हमारे पास अगर हम सी प्लस प्लस को देखें तो उसमें सबसे पहले बहुत सी चीजें जो है वेरिएबल भी डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लाइक अगर हमने किसी चीज को सम अप करना हो तो हम लिखते हैं कि इंटीजर। लाइक दैट मैं कहूँ कि 5 और 4 का सम करना है तो मैं इंट ए की वैल्यू देती हूँ, इंट बी की वैल्यू देती हूँ, देन सम करती हूँ। लाइक दैट सी प्लस प्लस के अंदर जब भी हम कोई भी कोड करते हैं तो हमें पहले उनके वेरिएबल को वहां पे डिक्लेयर करना पड़ता है। पाइथन जो है वो हमारे पास इजी टू यूज इसलिए भी है कि यहाँ पे हमें वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। लाइक अगर सी प्लस प्लस के अंदर हम कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं तो हम वहाँ पे चार यूज कर रहे हैं, फ्लोट यूज कर रहे हैं, इंटीजर यूज कर रहे हैं, डेसिमल, तो उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन पाइथन इसलिए इजी टू यूज है, जैसे मैं कहूँ कि मैंने प्रिंट करवाना है अपना नाम इकरा अख्तर प्रिंट करवाना है तो सिंपल मैं गूगल कोलैब या अगर मैं वीएस कोड के अंदर भी हूँ तो अगर मेरे पास पाइथन की वहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड है तो गूगल कोलैब के अंदर सिंपल मैं क्या लिखूंगी वहाँ पे जाके कि प्रिंट और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने अपना नाम लिखना है तो वो प्रिंट होके आ जाएगा। शुरू में 4-5 चीजें उसकी लिखने के अलावा उसके जो है जैसे मेरा करेक्टर, लाइक दैट मेरा वर्ड है स्ट्रिंग हूँ मैं, लाइक दैट इकरा अख्तर करेक्टर हूँ एक, तो मुझे ये नहीं वहां पे ऊपर जो है उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ना, डायरेक्ट मैं एक लाइन में अपना जो है नाम प्रिंट करवा सकती हूँ। तो पाइथन जो है वो हमारे पास इसलिए बहुत इजी लैंग्वेज है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, इसकी बेसिक चीज़ें ही होनी चाहिए। और जिस तरह हमारे पास सी प्लस प्लस है उसमें हम कंडीशंस पढ़ते हैं, लूप्स पढ़ते हैं, सेम पाइथन के अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब पाइथन के अंदर हम एआई एमएल या डीप लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जब कंडीशंस की बात करते हैं या लूप्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा
डिफरेंशिएट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास डाटा सेट होता है, उस डाटा सेट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। तो इसको हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास गूगल कोलैब जो है ये इजी टू यूज भी है। इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस को डाउनलोड नहीं करना पड़ता, और इसके बाद पास जो है क्लाउड बेस्ड जुपिटर नोटबुक फ्री है, और उसके बाद हम इसको शेयर कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ अगर किसी और को भी असेस भी दे सकते हैं एट अ टाइम, हम दोनों उसको जो है प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, एडिटर की, व्यूअर की, और जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन के बेसिक्स, जिस तरह हम पढ़ते हैं डिमास रूल, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और अब जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सेम हमारे पास पाइथन के बेसिक्स के अंदर जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो भी हमारे पास क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉड्यूलस है, ठीक है। तो समटाइम्स इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि बताएं भाई कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है। लाइक अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस भी इस तरह होते हैं, तो आप लोगों ने इस चीज को बड़ा बेसिक रखना है कि हमेशा अगर बेसिक मैथमेटिक्स का एक रूल है डिमास रूल, ठीक है, उसको हमेशा फॉलो अप किया जाता है पूरे मैथमेटिक्स के अंदर। तो पाइथन के बेसिक्स के अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो 5 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बहुत कम यूज होता है लेकिन है 5 ही। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। बेसिकली जहां पे भी लाइक दैट मैंने एक कोड लिखा, आगे चल के ना हम अभी कोड भी लिखेंगे जब हम गूगल कोलैब पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब भी कोड, हम कमेंट को यूज क्यों करते हैं। कमेंट बेसिकली जब हम कहीं पे भी ये सैम्पल हम लोग लगा देते हैं, तो वहां पे वो हमारे पास कोड जो है, अगर कोड के सामने हम लोग लगा दें, सिंगल लाइन कमेंट लगा दें, तो वो कोड कभी भी ये जो है रन नहीं होगा। लाइक दैट वो कोड जो है वहीं पे जो है क्लोज हो जाएगा। उससे नेक्स्ट लिखते हैं, लाइक दैट मैं एक कोड लिखने लगी हूँ, उसके ऊपर मैं लिखूं कि हैशटैग, उसके आगे मैं लिख दूं कि इंपोर्ट लाइब्रेरीज, और नीचे जो है अपना कोड लिखूं कि प्रिंट इकरा अख्तर। तो इस तरह हम जो है, तो इस तरह जो है हम लोग उसको जो है कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट बेसिकली हमारे इजीनेस के लिए होता है कि हम लोग इजी हो के अगर कोई देखें, अगर हम लोग कोड कर रहे हैं वो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी और को दिखाएंगे तो बजाय इसके कि वो कोड को पढ़ता रहे, वो सिर्फ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट को देखते हुए वो देख लेता है कि हम लोग क्या चीज लिख रहे हैं। आगे हमारे पास वेरिएबल क्या है। बेसिकली वेरिएबल जो है वो एक डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, जिसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम जो है इकरा है, नेम इज इक्वल टू इकरा, मेरी एज 25 है, मेरी डिग्री एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक दैट। अब मेरे पास जो नेम है, एज है, डिग्री है, ये मेरे सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स के अंदर स्टोर डाटा है, इकरा 25 एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इन दी कोड लाइक दैट, अगर मेरे पास कोड बहुत लंबा जा रहा है तो इन आगे जाके मैं उसी इस नेम को रिकॉल करके, एज को या डिग्री को रिकॉल करके, मैं अपने इस वेरिएबल जो इसके अंदर डाटा स्टोर है, इसको वहां से क्या कर सकती हूँ, मैं रिकॉल कर सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास के कॉमन डाटा टाइप्स कौन सी हैं। कॉमन डाटा टाइप्स हमारे पास हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, जिसमें हमारे पास ट्रू और फॉल्स है। स्ट्रिंग हमारे पास, हमें पता होता है कि हमेशा स्ट्रिंग जो है कोई ना कोई वर्ड होता है, ठीक है। लाइक पाइथन लिख लें या इकरा अख्तर लिख लें या कोई भी हमारे पास करेक्टर हो, वो स्ट्रिंग होता है। इंटीजर में हमारे पास होल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 2 ऑनवर्ड। और फ्लोट हमें पता है कि कोई भी डेसिमल नंबर होता है जिसके अंदर पॉइंट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि नेम इज इक्वल टू ए आई। अब हमें पता है कि यहाँ पे ए आई है या नेम है, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, करेक्टर है। एज इज इक्वल टू 20। अब 20 क्या है, हमारे पास इंटीजर है, कोई भी होल नंबर है। पाई इज इक्वल टू 3.14 है, मतलब इसमें जो है पॉइंट लगा हुआ है, ये फ्लोट है। उसके बाद हमारे पास अगर हमने डाटा टाइप्स को चेक करना हो तो उसके लिए सिंपल है कि हम लोग लाइक इसको जब हम AIML का कोड पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा सेट है, हमने डाटा सेट को चेक करना हो कि डाटा सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इंटीजर में है या फ्लोट में है या करेक्टर में या स्ट्रिंग में है। तो उसके लिए हम प्रिंट करवाते हैं कि प्रिंट, आगे स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास जो कॉलम है, और फिर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर नेम लिखते हैं। तो हमारे पास जो डाटा सेट हम लोगों ने कैगल से लिया हो या जिस भी वेबसाइट से लिया हो जिसके ऊपर हम AIML मॉडल अप्लाई कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि हमारे पास
डाटा की टाइप कौन सी है, बिकॉज हमारे पास जो एआई एमएल मॉडल होता है ना, वो इंटीजर फॉर्म में, अगर डाटा टेबुलर फॉर्म में हो तो वो इजी अच्छा मॉडल हमारे पास ट्रेन हो जाता है। तो मॉडल की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली हम डाटा टाइप्स को पहले चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम है या हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग में है, तो सबसे पहले हम उसको वेरिएबल में जो है वो कन्वर्ट करते हैं 0 1 की फॉर्म में, ताकि हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो नॉइसी ना हो और ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और वो जो है सही प्रिडिक्शंस कर सके। आगे हमारे पास है टाइप कास्टिंग। बेसिकली टाइप कास्टिंग यूज किसमें होता है, कन्वर्जन में, जब हमने किसी भी इंटीजर को फ्लोट में जो है कन्वर्ट करना हो या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो। अब हमारे पास यहाँ पे कि कास्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, कास्टिंग बेसिकली कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट होती है। लाइक अगर हम कहें ना कि हम बेसिक्स कुछ कर रहे हैं, लाइक हम पाइथन के अंदर एक कोड लिख रहे हैं कि a इज इक्वल टू इनपुट स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर 5 और इन्वर्टेड कॉमास और b इज इक्वल टू इनपुट 3 और आगे प्रिंट a प्लस b करेंगे। तो हमारे पास अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो है ये इंटीजर हैं इसको फ्लोट में करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो है जो इसका वेरिएबल है इसको हम डिक्लेयर करेंगे। जब हम इसकी कास्टिंग में कन्वर्जन करेंगे तो हम इनका जो वेरिएबल है उनको यहाँ पे डाटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया कि इंटीजर इनपुट 5 और इंटीजर इनपुट 3, देन इनका सम अप होगा तो हमारे पास आउटपुट 8 आएगी। तो कास्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे पास जो डाटा टाइप है हम उसको साथ के साथ डिक्लेयर करें। आगे हमारे पास है फंक्शन। बेसिकली फंक्शन एक इस तरह का रीयूजेबल कोड होता है जिसे हम डिफरेंट जो है टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि एक फंक्शन है, लाइक अगर हम लोगों ने HTML पढ़ रहे हैं, हम लोग हम कहते हैं कि हेडर है, फुटर है, दरमियान में बॉडी है, लाइक दैट कोई भी एक फंक्शन है, हमने बता दिया कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, उस फंक्शन की कोई ना कोई इनपुट होगी। लाइक दैट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं आप लोगों को कि मैंने C++ में एक कोड लिखना है कि मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मेरा एक कोई ना कोई एक फंक्शन डिफाइंड है कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी में इनपुट हमें क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम टेकन। देन मैंने उसको रिटर्न करवाना है, प्रिंट करवाना है कि जब मैंने वेलोसिटी, मेरी एक फंक्शन डिफाइन है, पैरामीटर्स उसके अंदर इनपुट डिस्टेंस और टाइम है, देन मैंने वहां पे फार्मूला बता दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देन जब मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास प्रिंट होके क्या आ जाएगा, मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग अपने फंक्शन को वहां पे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है लिस्ट क्या है, टुपल क्या है और सेट क्या है। अजान हो रही है, थोड़ी देर के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है लिस्ट क्या है, टुपल क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है, इंडेक्स क्या है, मेथड क्या है। देखो इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता है कि लिस्ट क्या होती है, टुपल क्या होता है, सेट क्या होता है, लेकिन यहाँ पे अगर इस स्लाइड में इसको ऐड किया गया है तो इसका बेसिक, इसके पीछे जो इसका एम है वो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर लिस्ट है तो लिस्ट के लिए हमारे पास कौन सा साइंटिक्स यूज हो रहा है। लाइक हमारे पास लिस्ट के लिए जो है लार्ज ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, करली ब्रेसेस यूज हो रही हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं। तो इसके लिए पीछे क्या है, लाइक अगर हम लोग डाटा सेट की बात करेंगे, जब हम एआई एमएल या डीप लर्निंग की तरफ आएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई डाटा सेट होगा। वो डाटा सेट जो है लिस्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो टुपल की फॉर्म में हो सकता है, या सेट की फॉर्म में हो सकता है। तो हमें ये जानना है कि अगर हमारे पास लाइक दैट, अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक बास्केट है, बास्केट के अंदर एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, मैंगो है और नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, और मैं कहूँ कि ये जो है डाटा सेट मेरे पास लिस्ट के अंदर है, तो लिस्ट में मेरे पास क्या आएगा, लार्ज ब्रैकेट्स हमारे पास आएंगी। तो लिस्ट क्या है, कोई भी एक बास्केट जिसके अंदर हम काफी ज्यादा चीजें रख सकें और हम उन चीजों को रिमूव भी कर सकते सकें जब हमारा दिल चाहे। लेकिन
सिंपल क्या है, एक लिस्ट, लाइक दैट मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, लेकिन लिस्ट के लिए बेसिक क्या है कि हमारे पास ना जितने भी पाइथन में कोई भी फंक्शन लिखा जाता हो तो वो सिंपल ऐसे ही, लाइक दैट मैं कहूँ, जैसे मैं कहती हूँ कि नेम इज इक्वल टू इकरा, अगर मैंने नेम इज इक्वल टू इकरा लिखा है और मैं प्रिंट करूं अपना स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नेम लिख के, तो वो मेरा नेम वहां पे क्या इकरा प्रिंट हो जाएगा। तो सेम हमारे पास यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इतना है, हमें पता है कि लिस्ट के अंदर जो है डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपने देखना है कि हमारे पास लिस्ट में जो है तो पीछे उसका बेसिक मतलब क्या है, लाइक दैट अगर हमारे पास कोई डाटा सेट हो, डाटा सेट के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज हो, वो रिपीटिंग हो, हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टुपल है, टुपल हमारे पास जो है इसमें स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और टुपल हमें ये चीज कहता है कि अगर हमने बास्केट के अंदर एक दफा कोई एक चीज रख दी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर मेरे पास एक दफा मैंने एक डाटा सेट वहां पे लिख लिया, उसको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया, तो देन मैं उसमें से कोई चीज रिमूव नहीं कर सकता। लाइक दैट समटाइम्स हम डाटा सेट के अंदर कोई ना कोई चीज ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने डाटा सेट को किसके अंदर क्लोज कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर कर रहे हैं, टुपल के अंदर कर रहे हैं। और सेट क्या है हमारे पास, कि हमारे पास सेट में कभी भी डुप्लीकेट, सेट क्या होता है, एक यूनिक एलिमेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो सिर्फ एक दफा होते हैं, उनमें डुप्लीकेशन नहीं होती। तो समटाइम्स हमारे पास डाटा सेट अगर हम लोग करली ब्रेसिस के अंदर लिखें, तो लाइक मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि फ्रूट बास्केट इज इक्वल टू करली ब्रेसिस के अंदर मैं लिख दूं कि एप्पल बनाना ऑरेंज, देन मैं कहूँ एप्पल बनाना ऑरेंज, और जब मैं उस प्रिंट फ्रूट बास्केट को करूंगी तो मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे, सिर्फ मेरे पास एक दफा एप्पल बनाना और ऑरेंज आएगा। आगे हमारे पास इंडेक्स, इंडेक्स का जो हमारे पास कंसेप्ट आया था वो आया ही किससे था, अरे से आया था, ठीक है। इंडेक्स बेसिकली इसलिए यूज होते हैं, लाइक दैट हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास लिस्ट है, टुपल है, या हमारे पास सेट है, तो उसके अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमने किसी भी बास्केट, लाइक दैट बास्केट हो, शॉपिंग लिस्ट हो, उसमें से एक स्पेसिफिक एलिमेंट को जो है वो असेस करना हो, तो वहां पे हम किसको यूज करते हैं, इंडेक्स को यूज करते हैं, ताकि हम वो उस स्पेसिफिक एलिमेंट को वहां से ही जो है ले लें। अब इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। लाइक दैट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू इकरा, मोहसिन, उसके बाद हीरा और आयशा, तो मैं कहूँ कि इंडेक्स जो है वो मुझे चाहिए कि इंडेक्स 1, तो मेरे पास इंडेक्स 1 में क्या आएगा, 0 इकरा, मोहसिन 1, हीरा 1, इंडेक्स 1 पे, तो नहीं, इकरा जो है वो 0 पे, मोहसिन 1 पे, हीरा 2 पे, तो इंडेक्स अगर 1 कहूंगी तो वहां पे मोहसिन जो है एक स्पेसिफिक एलिमेंट आएगा, इंडेक्स 0 किस पे आएगी, इकरा पे आएगी। सो दैट हम इंडेक्स बेसिकली इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक एलिमेंट को क्या कर सके, हम लोग वहां पे सिलेक्ट कर सकें। उसके बाद मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स बिल्ड इन फंक्शन होते हैं। लाइक दैट बिल्ड इन फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर C++ में देखें तो प्रिंट और स्कैन इस तरह के फंक्शंस हैं जो कि पाइथन के अंदर या हमारे पास C++ के अंदर जो है वो पहले से बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं, उनकी अपनी ही लाइब्रेरीज होती हैं जो कि यूज होती हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और हमारे पास जो भी मेथड होते हैं उनको यूज करते हुए हम एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारा कोई भी सीक्वेंस है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, डिक्शनरी। बेसिकली अगर हम डिक्शनरी का कंसेप्ट देखें तो बचपन में या अभी भी हम समटाइम्स कोई चीज सर्च करते हैं तो इंग्लिश कीवर्ड्स हों तो हम लोग एक डिक्शनरी को यूज करते हैं जिसके अंदर ह्यूज नॉलेज होती है, लाइक सेनोनियम्स, एंटोनियम्स, उसके बाद जो है दुनिया भर की एक छोटी सी डिक्शनरी के अंदर जो है इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर डिक्शनरी का मतलब ये है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब यहाँ पे दो लफ्ज हैं, की और वैल्यू पेयर्स। की क्या है, हमारे पास कोई भी नेम है और उस नेम का या कोई भी एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे, वैल्यू पेयर्स, ठीक है। डिक्शनरीज आर अंडर अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, मीनिंग यू कैन ऐड, रिमूव और चेंज एलिमेंट। अब हमारे पास की वैल्यू पेयर में क्या है कि डिक्शनरी आर इनक्लोज इन करली ब्रेसेस। खैर यहाँ पे आपने सिर्फ कहना है कि डिक्शनरी जो है कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर है, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि देखो स्टूडेंट ग्रेड इज इक्वल टू, आगे करली ब्रेसेस हैं। अब मुझे बताओ कि जो करली ब्रेसेस हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेट को कर रही हैं, टुपल को कर रही हैं। आपने यहाँ पे देखना है कि जो करली ब्रेसेस हैं वो बेसिकली एक डिक्शनरी भी है। डिक्शनरी तब है जब हमारे पास एक
की भी है, उसकी आगे वैल्यू भी है। तो यहाँ से पता चल गया ये हमारे पास डिक्शनरी है, लेकिन ये हमारे पास करली ब्रेसेस हैं जो यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमारे पास ये एक सेट है, सेट में हमारे पास यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यूनिक वैल्यूज के अंदर हमारे पास ये की है, ये इसकी एक वैल्यू है। ठीक है, तो डिक्शनरी इसको कहते हैं। आगे हमारे पास कंडीशन क्या है, बेसिकली अगर हम कंडीशन को देखें तो डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन होती है। इफ कंडीशन होती है, इफ एल्स की कंडीशन हो सकती है, एलिफ की कंडीशन हो सकती है, या इफ और एल्स की कंडीशन हो सकती है। अब कंडीशन सिंपल कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम कोई कंडीशन लगा दें, देन वो ट्रू और फॉल्स पे जो है, जिस तरह हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं कि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 50, अगर 50 मार्क्स आ जाएंगे वो पास हो जाएगा, लेस देन 50 हो गए वो फेल हो जाएगा। तो हम उसके ऊपर कंडीशन रख दें इफ और एल्स की, तो हम उसको सेटिस्फाई कर लें। लेकिन अगर हम एआई एमएल और डीप लर्निंग की बात करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा जो अनसुपरवाइज्ड हो, जिसके ऊपर कोई भी टारगेट लेबल ना लगा हो, तो वहां पे हम कंडीशन लेके आते हैं। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल मैं आगे जाके बताऊंगी आपको कि कंडीशन जो है कहाँ पे यूज होती है। तो बेसिकली कंडीशन जो है इफ कंडीशन हो सकती है, एलिफ की हो सकती है, एल्स की हो सकती है, और सब टाइम्स हमारे पास नेस्टेड कंडीशंस होती हैं कि एक इफ एल्स की कंडीशन के अंदर जो है डिफरेंट जो है और कंडीशंस ऐड हो जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड कंडीशंस कहते हैं। अब हमारे पास क्या लूप्स, बेसिकली हमारे पास जो लूप्स होती हैं वो फार लूप हो सकती है, वाइल लूप हो सकती है, डू वाइल लूप्स हो सकती हैं। लूप्स हमारे पास क्या है कि अगर हमने किसी कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप को यूज करते हैं। तो हमारे पास टू मेन टाइप्स ऑफ लूप्स हैं, एक फार लूप है और एक वाइल लूप है। फार लूप क्या करती है कि आइट्रेट ओवर ए सीक्वेंस, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि एक लिस्ट के अंदर जो है 1 to 10 नंबर्स हैं, तो मैं वहां पे फार लूप लगाऊं कि फार, और जो है हमारे पास जो लिस्ट के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, मैं नंबर्स को आई एक वेरिएबल कंसीडर कर लूं आई, तो मैं लिखूं कि आई प्लस प्लस प्लस, तो जब तक हमारे पास 5 तक वो नंबर जाएंगे तो मेरे पास वो कोड क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। जैसे ही जो है वहां से कंडीशन जो है अनसेटिस्फाई हुई तो मेरे पास वो कोड क्या हो जाएगा, वो कोड वहीं पे रुक जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग फार और वाइल लूप को यहाँ पे यूज करते हैं ताकि हम अपने सीक्वेंस को, आइट्रेशंस को यहाँ पे देख सकें कि हमारे पास जब स्पेसिफिक कंडीशन होगी वो ट्रू होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। अब हमारा यहाँ से जो है मेन टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो अगर हम अपनी बात करें तो आज से कोई 1 2 साल पहले, 2 साल नहीं तकरीबन 3 साल पहले बात करें तो हमारे पास तब चैट जीपीटी नहीं था। ठीक है, एज अ स्टूडेंट बात कर रही हूँ, तो हम लोग क्या करते थे कि असाइनमेंट्स जो है हम लोग हैंड रिटन तो बनाते थे, लेकिन हम लोग जब भी गूगल यूज करते थे ना कोई भी सर्च आउट करने के लिए, तो हमारे पास दो ही थी सिंपल जगह। हम गूगल को जब यूज करते थे, जब भी कुछ सर्च करते थे, हमारे पास विकीपीडिया इस तरह की कुछ साइट्स आती थी जहां से हम लोग डाटा सेट उठाते थे और कॉपी पेस्ट करते थे। बेसिक मीन कॉपी पेस्ट वाला ही था। दूसरे नंबर पे जब हम रिसर्च की तरफ आते थे तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग गूगल स्कॉलर पे जाते थे, वहां पे अपना जो है आर्टिकल रिलेटेड जो है पीडीएफ उठाते थे और उसमें से डाटा सेट लेते थे। ठीक है, तब हमारे पास यही दो चीजें थी। लेकिन जब हमने 2024 2025 में आए तो लाइक दैट अभी अभी इसी साल की पिछले की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास चैट जीपीटी इतना ज्यादा इन हो गया कि अब हमें सिंपल अगर हम लोग गूगल पे भी कोई चीज सर्च करें ना कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको गूगल भी एआई रिकमेंडेशंस देगा, बाकी सारी वेबसाइट्स बाद में आएंगी। तो हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने बहुत जगह पे जो है ह्यूमन को रिप्लेस किया है। हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है और जो है ये चीजों को बहुत अच्छे से लेके चल रहा है और आने वाले दिन में जो है हमारे पास जो भी ह्यूमन लोड है वो कम हो जाएगा। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली यूज क्यों किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें कहाँ कहाँ पे जो है आसानियां पैदा की। सबसे सिंपल चीज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यूट्यूब। देखो बेटा, जब आप लोग यूट्यूब यूज करते हो ना, तो लाइक दैट अगर मैं यूट्यूब यूज कर रही हूँ, मैं अपने ड्रामास की कोई प्रोमो देख रही हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम ना हो कि मैं पूरे ड्रामा देखूं, लेकिन हर सुबह उठ के जब मैं मोबाइल देखूं या दोपहर को देखूं, मैं किसी ना किसी ड्रामा के प्रोमोज देख लूं। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होगा कि सेम प्रोमो मुझे दोबारा मिल रहा होगा अब डिफरेंट ड्रामास के। तो इसी तरह अगर कोई एजेड पीपल न्यूज देखता हो तो वो रोज जब सर्च करता है न्यूज के लिए, तो नेक्स्ट डे फिर जो है
वो उसकी रिकमेंडेशन में न्यूज आना शुरू हो जाती हैं। ये क्या है? यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, तो इसके पीछे क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब भी हम बात करते हैं AI ML की, डीप लर्निंग की, तो इसके पीछे क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब जितने भी मतलब एप्स हैं, या हम चैट जीपीटी की बात करें, या चैट बोट्स की बात करें, या AI एजेंट्स की बात करें, तो इसके पीछे क्या है? बेसिकली ये एक डाटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है। अब देखो कि यूट्यूब हमारे पास है, वो क्या करता है कि एक बंदा, जैसे आज मैंने पहले दिन यूट्यूब यूज की, कल को मैं दोबारा यूट्यूब यूज कर रही हूँ, अगर मैं उसको ये ना भी बताऊं ना यूट्यूब का कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, वो मेरी जो मैं रिकमेंडेशन, जो मैं चीजें देख रही हूँ, उसकी बेस के ऊपर वो रिकमेंडेशन दे रहा है। लाइक दैट वो मेरी प्रीवियस हिस्ट्री से सीख रहा है कि इस बंदे को क्या पसंद है। लाइक दैट अगर मैं यूट्यूब पे साइन इन करती हूँ तो मैं अपनी ईमेल देती हूँ, ठीक है, लाइक दैट मैंने अपनी ईमेल दे दी, हो सकता है मैं गलत ईमेल भी दे दूं उसको, तो उसके बाद जो है मैं उसको अपने प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए उसको अपनी एज नहीं बताती, या उसको जो है बहुत सी चीजें उसको नहीं बताती। लेकिन जब वो मेरी प्रीवियस हिस्ट्री को देखता है कि मैं पहले क्या देख रही थी शौक से, नेक्स्ट डे मुझे वही रिकमेंडेशन दे रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास यूट्यूब जो है हमारी जो है प्रीवियस हिस्ट्री से सीखता है और उसी की बेस के ऊपर हमें रिकमेंडेशंस देता है। जब हम AI ML की बात करते हैं या डीप लर्निंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी ऐसा मॉडल जो पहले एक लार्ज डाटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ हो, और बाद में वो उसी डाटा सेट को यूज करते हुए हम उसके ऊपर टेस्टिंग करें, तो वो डिफरेंट प्रिडिक्शंस करे और फोरकास्टिंग करे। ठीक है, अब यूट्यूब की बात होगी, आगे हम चैट जीपीटी की बात करते हैं। देखो चैट जीपीटी जो है ना, उसको हम लोगों ने बहुत लाइक दैट, एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा, आप लोगों ने देखा होगा, गूगल असिस्टेंट पे जाता है, कहता है कि मोटू पतलू कार्टून। हमारी जो वॉइस है जैसे ही गूगल असिस्टेंट के पास जाती है, हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पीछे होती है, हमारी जो वॉइस है वो टेक्स्ट की फॉर्म में चली जाती है। लाइक दैट पीछे सारा एक प्रोसीजर है, हमें नहीं पता। एक आम इंसान सोचता है कि यार देखो बच्चों का कितना दिमाग है, वो गूगल असिस्टेंट को यूज कर रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो C++ और गेम डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं, और बहुत अच्छा वो इन सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। तो होता क्या है कि वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, LLM पे सारे मॉडल्स ट्रेन हुए होते हैं, तो वो उनकी बेस के ऊपर रिकमेंडेशन दे देते हैं मोटू पतलू कार्टून के, उनके लिए भी चीजें इजी हैं। अब हम जो प्रोफेशनल्स हैं या प्रोफेशनल ना भी हो, एज अ स्टूडेंट हो, हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, जाते उसको कहते हैं कि चैट जीपीटी, टुडे माय टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्लीज मेक एन असाइनमेंट ऑफ 2 to 3 पेजेस। लाइक दैट हमने कहा, चैट जीपीटी ने क्या किया, फर्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर ही हम लोगों को इतना नंबर ऑफ ह्यूज डाटा सेट दे दिया। बिना हमने क्या किया, हमने चैट जीपीटी पे ट्रस्ट किया, कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो कि चैट जीपीटी जो है वो डिफरेंट, मतलब उसके अंदर दुनिया भर का जितना भी पब्लिश डाटा सेट है ना, वो चैट जीपीटी के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने बगैर उसको जो है तहकीक किए अपना कॉपी पेस्ट किया और हम लोग चले गए। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी से एज अ प्रोफेशनल, एज अ रिसर्चर या एज अ स्टूडेंट भी कोई असाइनमेंट बनानी है, तो आप सबसे पहले गूगल स्कॉलर पे जाओगे। वहां पे आप 2 से 3 आर्टिकल रिलेटेड टू योर टॉपिक, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, या डीप लर्निंग हो, आप लोग वहां से उसका रेफरेंस लोगे। देन चैट जीपीटी को आप रेफरेंस दोगे कि चैट जीपीटी ये जो है मैंने रिसर्च आर्टिकल्स देखे हैं, मुझे जो असाइनमेंट चाहिए या आर्टिकल चाहिए, मुझे इसी 3 आर्टिकल्स के अंदर से वो चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास एज इट इज रेफरेंस डाटा सेट होगा या रेफरेंस असाइनमेंट होगी, हम किसी भी टीचर को बता सकते हैं। लाइक हम असाइनमेंट बना के जाते थे, हमारा टीचर पूछता था कहाँ से बेटा बनाइए, हम कहते थे विकीपीडिया, तो वो कभी भी हम पे बिलीव नहीं करता था। और एज अ प्रोफेशनल लाइफ भी अगर हम लोग अभी देखें, तो अगर कोई भी एक लाइन लिखी गई हो ना प्रोफेशनलिज्म में, विदाउट रेफरेंस वो कभी भी कहीं पे भी कंसीडर नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग चैट जीपीटी से डाटा लेते हो, समटाइम्स टीचर कहते हैं ये प्लेजराइज डाटा है। प्लेजराइज डाटा का क्या मतलब होता है कि ये चोरी किया हुआ डाटा है। ठीक है, आप लोग फिर ह्यूमनाइजर AI की तरफ आते हो, आप उस डाटा को जो है ह्यूमनाइज करते हो। ठीक है, सेम इस तरह हम जो है ग्लोबली जब पब्लिकेशंस होती हैं, जब हम लोग रिसर्च की तरफ जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जब हम कोई डाटा सेट, बेशक गूगल स्कॉलर के जो पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स है उनसे डाटा सेट लेते हैं, तो वो डाटा सेट जो है हम लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट करके उसको कहीं पे भी पब्लिश नहीं कर सकते, वो बड़ा अनएथिकल है, उसके ऊपर बहुत केसेस बनते हैं।
ठीक है, बंदे को रेस्टिकेट कर दिया जाता है। तो उसकी बिना पे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं तो हमने इसको डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए यूज करना है, लेकिन वहां पे एज अ स्टूडेंट हमारा जो अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया लाइक दैट मैं स्टूडेंट हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ या रिसर्चर हूँ या मैं कहीं पे इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखना है कि मैं जो डाटा ले रहा हूँ बिना तहकीक किए इसको ऐसे ही नहीं आगे भेज देना, सबसे पहले उसको रेफरेंस देना है। इन केस अगर कोई भी इशू बने तो हम लोग जो है उसको बता सकें कि हमने ये रेफरेंस लेके ये चीज की है। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, कब से जो है मैंने अनज्वाइन किया हुआ था? आप लोगों ने एटलीस्ट बताना था ना मुझे। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। अब हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरा लेक्चर जो है एक दफा बोल चुकी हूँ, लेकिन दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि यूट्यूब की, उसके बाद हम लोगों ने बात की कि चैट जीपीटी की। ठीक है, उसके बाद चैट जीपीटी के बाद हम लोगों ने बात की कि किस तरह हम लोग चैट बोट्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह यूज करना है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज करते हुए हम अगर कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, एफवाईपी बना रहे हैं या कोई भी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो इसमें जरूरी है कि हम लोगों ने देखना है कि हम जो यूज कर रहे हैं, हम जो डाटा ले रहे हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है मशीन लर्निंग क्या है।
हमारे पास जो मशीन लर्निंग है वो हमारे पास सबसेट है ऑफ एआई का। ठीक है, अब देखो कि इसमें अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो बेसिकली हम हमारे पास ना तीन सिचुएशंस हो सकते हैं। एक ये कि एज अ स्टूडेंट हम लोग असाइनमेंट्स के लिए या एफवाईपी के लिए एआई एमएल मॉडल पे काम करें। एज अ फ्रीलांसर अगर हम लोग किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे या किसी अपवर्क पे या फाइवर पे प्रोफाइल बनानी हो और हमने फ्रीलांसिंग करनी हो, देन हम लोग जो है एआई एमएल मॉडल पे काम करना चाहें, या एज अ रिसर्चर लाइक दैट हम एमएस कर रहे हो और हमने अपनी एमएस की अच्छी प्रोफाइल बनानी हो तो हम उसके ऊपर करें। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मशीन लर्निंग। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है। तो देखो बेसिकली कोई भी एआई एमएल मॉडल हम तब बनाते हैं जब हमें किसी प्रिडिक्शंस करनी हो या डिसीजन मेकिंग के लिए करना हो। तो इसके लिए हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, एक डाटा सेट चाहिए होता है। क्योंकि हमारे पास जो मशीन लर्निंग मॉडल हो, डीप लर्निंग मॉडल हो, विदाउट डाटा सेट हम उसके ऊपर जो है वो काम नहीं करता। ठीक है, तो देखो कि अगर हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल है, कोई भी अगर लाइक दैट हमारे घर में कोई बच्चा हो छोटा सा, अगर हम उसको ABCD सिखा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको एज एन एग्जाम्पल दे देते हैं मशीन लर्निंग मॉडल की। ठीक है, सबसे पहले अगर मैंने उसको A to Z वो सिखाना हो कि ABCD to Z, मैं पहले अगर 30 दिन उसको ABCD सिखाती रहूं और बाद में जो है आफ्टर 30 डेज कहूँ कि APPL ये लिख दूं और उस बच्चे को कहूँ कि बेटा अब इसको जो है स्पेलिंग को जो है जोड़ के और फिर बोलो कि ये क्या लफ्ज है। अगर वो बच्चा बोल देता है कि A फॉर एप्पल, ठीक है, और A फॉर एप्पल या A फॉर एप्पल लाइक दैट, वो इस तरह जो है बोलना शुरू कर देता है, तो इट्स मीन कि सबसे पहले मैंने उस बच्चे को ट्रेन किया एक डाटा सेट के ऊपर, देन मैंने उस बच्चे को टेस्ट किया कि मैंने जो उस मॉडल को ट्रेन किया है क्या वो उसके ऊपर टेस्टिंग अच्छी दे रहा है या नहीं दे रहा। लाइक दैट मैंने प्रिडिक्शन करनी है कि मैंने बच्चे को A to Z सिखाया, ट्रेन किया उसके ऊपर, देन मैंने उसको टेस्ट किया कि मैंने इसके ऊपर जो मेहनत की है तो क्या ये जो है रिजल्ट उस तरह के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये क्या है, मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के लिए हमें डाटा सेट भी रिक्वायर है। उसके बाद उस डाटा सेट को हम दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। हाँ, उसमें वैलिडेशन भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है कि आप डाटा सेट को जो है सबसे पहले ट्रेनिंग और टेस्टिंग में ही लेके आओ। ठीक है, अब देखो कि अगर एज अ स्टूडेंट आप लोग जो है कोई असाइनमेंट बनाना चाहते हो या कोई क्लास का प्रोजेक्ट है, तो उसमें अगर आपने AIML अप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ एक सिंपल सी रिपोर्ट होती है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक डाटा सेट लोगे। हर AI मशीन लर्निंग का जो टोटल कंसेप्ट होता है ना, वो डिफरेंट 6 to 7 स्टेप्स के ऊपर जो है फॉलो अप करता है। ठीक है, जो AIML मॉडल होता है उसके लिए बहुत ज्यादा डाटा सेट रिक्वायर नहीं होता। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम डाटा सेट को ढूंढते हैं गूगल कोलैब पाइथन के अंदर। हम लोग उस डाटा सेट को रीड करवाते हैं, डाटा सेट को डिस्क्राइब करते हैं, डाटा सेट को प्री प्रोसेस करते हैं, डाटा सेट की इनपुट आउटपुट को डिफाइन करते हैं, देन हम उसकी स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग के बाद हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसकी वैल्यूएशन देखते हैं। देखो बेसिकली ये कोई 6 से 7 स्टेप्स होंगे जो कि अगर हम लोग FYP करें, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करें, फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं या एज अ रिसर्चर करें। कुछ लोग बड़ा मुश्किल इसको ले जाते हैं कि भाई हमें AI मशीन लर्निंग नहीं आ रही, हम इसको कैसे सीखेंगे। देखो समटाइम्स ना हमारे पास, अब देखो यूट्यूब पे जो है ना डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर्स पड़े होते हैं। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं हम ये सीख ही नहीं सकते, जबकि ये चीजें बहुत इजी हैं। तो एज आप देखो, अगर आपको AI मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग आती है, आपकी कोई भी फील्ड हो, आप लोग उसके ऊपर एज अ स्टूडेंट भी काम कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर भी अपनी फील्ड के अंदर रह के काम कर सकते हो और एज अ रिसर्चर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग हमारे पास क्या है कि जहाँ पे हमने फोरकास्टिंग करनी हो, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग हो सकती है, वो स्पेशल फोरकास्टिंग हो सकती है, और डिपेंड करता है। अब हमारे पास देखो कि जो मशीन लर्निंग है ना, वो स्मॉल डाटा सेट के ऊपर भी रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती जाती है। लेकिन जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं तो वो हमारे पास, जिस तरह हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो सेम डीप लर्निंग जो मॉडल्स हैं जैसे CNN हो गया, LSTM हो गया, RNN हो गया, तो डिफरेंट टाइप्स के डीप लर्निंग मॉडल्स हैं जो कि हमारे पास फोरकास्टिंग के लिए जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, टाइम सीरीज के लिए भी। तो वहां पे हमें ह्यूज नंबर ऑफ डाटा सेट चाहिए। बेसिकली अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें ना, तो उसमें हम ज्यादा टेबुलर डाटा यूज करते हैं, लाइक जो टेबल्स की फॉर्म में हो, जो कि इंटीजर की फॉर्म में हो। और डीप लर्निंग में बेसिकली हम देखते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग को देख लिया, कोई भी इमेज डाटा सेट हो गया हमारे पास, तो उसके लिए हम डीप लर्निंग को यूज करते हैं। ठीक है, नो डाउट इसमें भी हम टेबुलर डाटा सेट को भी देखते हैं, लेकिन अगर हम डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं तो
इसमें जो है हम इमेज प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं। अब देखो कि यहाँ पे ना एक और चीज है कि ये तो एक सिंपल सी बात है ना, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये तो 2025 तक इस पे ह्यूज काम हो चुका है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे। आगे और दो चीजें आई, इंसेंबल लर्निंग और उसके बाद क्या आया हमारे पास, हाइब्रिड अप्रोच। अब हाइब्रिड अप्रोच पे भी हम पहुंच गए हैं, अब हमारे पास जेन एआई भी, जनरेटिव एआई भी आ गया। अब देखो मशीन लर्निंग मॉडल, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, डीप लर्निंग मॉडल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ जो है डीप लर्निंग मॉडल्स थे। अब आगे आ गया इंसेंबल। इंसेंबल मॉडलिंग के अंदर हमने क्या किया कि हमने 2 से 3 मशीन लर्निंग मॉडल को इकट्ठा किया और उसकी जो है इवेल्यूशन की कि अगर एक मॉडल हमें 95 एक्यूरेसी दे रहा है, दूसरा 97 दे रहा है, तीसरा 98 दे रहा है, तो अगर हम इन तीनों की इंसेंबल करें तो क्या एक्यूरेसी 99 तक जाती है? तो उसके लिए बैगिंग बूस्टिंग अप्रोच होती है, ठीक है। इस पे भी काम हो गया। अब हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच आ रही है जहाँ पे एक मशीन लर्निंग मॉडल और एक डीप लर्निंग मॉडल, वो इकट्ठा करके हम कोई भी एक हाइब्रिड अप्रोच बना रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। आजकल रिसर्च में सबसे ज्यादा इन यही चीजें चाह रही हैं। मशीन लर्निंग पे भी काम हो गया, डीप लर्निंग पे भी काम हो गया, अब इंसेंबल और हाइब्रिड अप्रोच की तरफ चले गए। अब आगे हम जनरेटिव एआई को यूज कर रहे हैं। जनरेटिव एआई में हम जो लोग जो है वो रियलिस्टिक इमेजेस की तरफ जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई डाटा सेट स्मॉल है, हम जनरेटिव एआई को यूज करके डिस्क्रिमिनेटर और जो है जनरेटर की तरफ जाके हम लोग और रियलिस्टिक डाटा सेट को कलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो इस दुनिया के साथ और इस डिग्री के साथ अगर आप लोग विद द टाइम देख लोगे ना कि एडवांसमेंट कहाँ कहाँ पे आई है। देखो एज अ स्टूडेंट अगर आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आ जाएगी, ओके, आप अपना एफवाईपी भी दे दोगे। एज अ फ्रीलांसर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आती है और साथ फ्रंट एंड आती है, विजुअल स्टूडियो कोड पे भी आती है, आपको कोई भी फ्रंट एंड और थोड़ा बैक एंड भी उसका डिजाइन करना आता है, देन यू आर टू गुड फ्रीलांसर। लेकिन एज अ रिसर्चर अगर आप विद द टाइम चीजों को लेके नहीं चलोगे, आप बहुत पीछे रह जाओगे। अगर हम रिसर्च की तरफ जाएं तो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग पे हद कैगल पे जितने भी डाटा सेट पड़े हुए हैं उसके ऊपर नंबर ऑफ जो है पब्लिकेशंस हो चुकी हैं। एक अत्थर क्या करता है कि आके रिसर्च करता है, उसकी 97 एक्यूरेसी आती है, वो उसको पब्लिश करवा देता है। दूसरा अत्थर आता है, वो डीप लर्निंग अप्लाई करता है, उसकी 98 आती है, वो भी पब्लिश्ड हो गया। तीसरा अत्थर आता है, वो वही सेम डाटा सेट को यूज करता है, उसके ऊपर इंसेंबल मॉडलिंग लगाता है। वो कहते हैं कि मैंने ये न्यू रिसर्च किया है, मैंने तो 5-6 मॉडल लगाए हुए थे तो इनकी एक्यूरेसी ये आ रही है, तो मेरी न्यू प्रिडिक्शंस है। इट्स मीन कि अगर रिसर्च के लिहाज से देखें तो हमारे पास चीजों में बड़ी एडवांसमेंट आ गई है। आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे इतना काम होना शुरू हो गया है, चैट बोर्ड पे, एआई एजेंट्स पे बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि दुबई की कंपनीज जो कि पहले आप लोगों ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पे डिफरेंट मीटिंग्स आती हैं, लाइक दैट गूगल मीट के ऊपर अगर आपको कोई मीटिंग लिंक शेयर कर रहा है तो हम पहले ही एक मीटिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो आजकल दुबई में जितनी भी कंपनीज हैं, या अगर हम लोग जो है यूके में भी देख लें, तो वो इस तरह के मतलब डेवलपर चाह रहे हैं आईटी के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जो कि एआई एजेंट्स को डेवलप करें। लाइक दैट माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर एक एआई एजेंट को ऐड करें। वो एआई एजेंट के साथ जैसे लाइक दैट मैं क्लाइंट हूँ, क्लाइंट ना भी हूँ, अगर जो है मैं क्लाइंट हूँ, वहां पे मैं कहूँ कि मतलब मुझे ये काम है, मैंने कोई मीटिंग रखनी है, तो वहां पे सिंपल मैं सिर्फ एक चैट करूँ, वो जो है वहां पे मेरे पास जो गूगल कैलेंडर है वो मुझसे वो टाइम मांगे। तो इस तरह वो एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जो है आप आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करना शुरू करोगे तो देखोगे कि दुनिया हमसे अब क्या चाह रही है। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ कहना है कि भाई हमें एआई मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है, हमें ये चीज नहीं आती। आप लोगों को अपनी फील्ड में अगर कॉस्मेटिक्स के हो तो इसके अंदर भी एआई एमएल डीप लर्निंग के अंदर बहुत काम हो चुका है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी ये फील्ड नहीं है तो इसके अंदर जो है एआई एमएल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। एआई एमएल इम्प्लीमेंट हो सकती है, आप लोगों ने यूनिक रहना है, थोड़ा आपने स्टेप्स को फॉलो अप करना है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। आगे हमारे पास क्या है कि अब देखो कि हमारे पास ना 3 टाइप्स की लर्निंग है मशीन लर्निंग के अंदर। एक है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट तो थोड़ा बाद की बात है, सबसे पहले 2 सबसे ज्यादा इन होती हैं, एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग है, एक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। अब अगर हम सुपरवाइज्ड को देखें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर है क्या। सुपरवाइज्ड लर्निंग को कहें, मैं कहूँ कि अगर मेरे पास एक बास्केट है, उस बास्केट के अंदर एप्पल, बनाना या ऑरेंज है और उसके ऊपर
एप्पल के ऊपर भी एप्पल लिखा हुआ है, बनाना के ऊपर भी बनाना लिखा हुआ है, ऑरेंज के ऊपर भी ऑरेंज लिखा हुआ है। तो इट्स मीन कि डाटा सेट उस बास्केट के अंदर भी है और उस बास्केट के अंदर जो फ्रूट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर लेबल भी लगा दिया हुआ है कि ये एलिमेंट्स हैं। तो क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है। लाइक दैट अगर हम कैगल पे जाएं, वहां से हम कोई भी डाटा सेट उठाते हैं अपना एआई एमएल या डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर ये देखेगा कि भाई ये लेबल डाटा है या नहीं है। लेबल डाटा का मतलब है कोई भी इनपुट डाटा हो और उसके ऊपर कोई ना कोई टारगेट वैल्यू हो। लाइक दैट अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, लाइक दैट मैं स्टूडेंट के जो है 50 मार्क्स हैं और आगे आउटपुट में लिखा हो कि स्टेटस, ठीक है, 2 कॉलम्स हो, नेम स्टूडेंट, लाइक दैट 2 कॉलम हो स्टूडेंट का और स्टेटस का। स्टूडेंट के नीचे इकरा अख्तर आए और आगे जो है उसका स्टेटस लिखा हो पास, और नीचे अगले स्टूडेंट्स का नाम लिखा हो, उसका स्टेटस फेल लिखा हो। लाइक दैट अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा सेट की इनपुट्स भी है, हम उसमें नंबर्स भी लिख सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने पहले ही आउटपुट पहले से ही डिफाइन हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, लेबल डाटा, जिसके पास इनपुट भी हो और हमारे पास आउटपुट भी ऑलरेडी हमें उसकी पता हो, तो उसको कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। देखो समटाइम्स ना हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड कैगल से डाटा सेट मिल जाता है, लेकिन समटाइम्स हमारी फील्ड में एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है। तो हम अगर किसी लैब में काम कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर भी एआई एमएल मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम जो है लाइक दैट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी इनिशियल वैल्यूज, उसकी विद द टाइम वैल्यूज और विद द फाइनल वैल्यूज, हम लोग वो वैल्यूज लेते जाएं और बाद में जो है साथ के साथ उसकी फाइनल आउटपुट लिखते जाएं। तो इस तरह भी हम एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमने डाटा सेट हमेशा कैगल से उठाना है। अगर आप किसी एक्सपेरिमेंटल लैब में काम कर रहे हैं तो आप तब भी उस डाटा सेट को लेके उसके ऊपर एआई एमएल मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे एक पिक्चर है, इसमें देखो कि हमारे पास जो है यहाँ पे रिक्टेंगुलर है या हेक्सागोन है या हमारे पास स्क्वायर है। तो इसके ऊपर क्या है कि लेबल है, ठीक है, ये हमारे पास हेक्सागोन है, ट्राइंगल है या स्क्वायर है, इसके ऊपर लेबल है। अब हमारे पास पता है कि ये हमारे पास डाटा सेट कौन सा है, सुपरवाइज्ड का है, ठीक है। अब आगे ये वाली चीज है, ये हमारी बात की समझने वाली है। सिंपल ये है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, जहाँ पे हमें इनपुट भी गिवन हो और इनपुट के ऊपर हमारे पास जो है लेबल भी दिए गए हों, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो जब भी कोई डाटा सेट लेना है तो उसका बेसिक स्टेप क्या है, हमने देखना है कि वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। आगे देखते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लाइक दैट हम ये कह सकते हैं कि सुपरवाइज्ड अगर इनपुट है और लेबल साथ दिए हैं उसको सुपरवाइज्ड कहा जाएगा। अनसुपरवाइज्ड उसके उल्ट होगा कि हमारे पास जो है इनपुट होगी लेकिन आउटपुट गिवन नहीं होगी। तो यहाँ पे जब इस तरह का कोई सीन बने कि आपके पास डाटा सेट हो लेकिन उसकी कोई भी आउटपुट ना दी गई हो, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, कंडीशन लगाओगे, इफ एल्स एलिफ की कंडीशंस लगाओगे। लाइक अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पूरे पाकिस्तान, लाइक दैट पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में अगर 2025 में बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, ठीक है, पूरे पंजाब के अंदर 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अभी एक पेपर जो है वो राइटअप किया है और ये सबमिटेड है। हम लोगों ने क्या किया कि इसका डाटा सेट जो है गूगल अर्थ इंजन से सेटेलाइट बेस्ड डाटा सेट लिया। सेटेलाइट बेस्ड डाटा सेट को हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में ले लिया। लाइक दैट हमें पता लगा कि अगर हमारे पास रहीम यार खां है, बहावलपुर है, राजनपुर है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने मिलीमीटर जो है ना बारिश हुई है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि रहीम फॉर एग्जांपल के रहीम यार खां के अंदर जो बारिश है वो 50 मिलीमीटर तक हुई है, राजनपुर के अंदर जो है लेस देन 50 मिलीमीटर हुई है, और जो है खानपुर के अंदर हमारे पास तकरीबन जो है अबव 60 हुई है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। लेकिन अब मुझे मेरे पास एक डाटा सेट हो, उस डाटा सेट में हर डिस्ट्रिक्ट का जो है बताया गया हो कि इतनी बारिश हुई है, लेकिन उसकी कोई आउटपुट डिफाइन ना हुई हो, मतलब कि कोई क्राइटेरिया ही सेट ना हुआ हो, सिर्फ मेरे पास एक डाटा सेट हो। देन अब देखो कि हमेशा जब भी कोई क्राइटेरिया फॉलो अप करना है, रिसर्च हो, फ्रीलांसिंग हो या एफआईपी हो, तो वो जो क्राइटेरिया हम लोगों ने लगाना है वो जरूरी है कि कोई इंटरनेशनल लेवल का हो। देखो अगर एग्रीकल्चर में हम वाटर प्रोडक्टिविटी की बात करें या सॉइल मॉइस्चर की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, तो जब भी हम लोग अगर वाटर रिलेटेड अगर कोई पेपर करें ना, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर वाटर क्वालिटी का कोई क्राइटेरिया रखना है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो हम वापडा को भी देख लेते हैं। तो सेम दैट अगर हमारी फील्ड से डाटा है
लाइक अगर हम आईटी का देख लें या साइबर का देख लें, तो साइबर सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से भी एक क्राइटेरिया सेट होता है। तो आप लोगों ने हमेशा ये देखना है कि जब भी इफ एल्स इफ का क्राइटेरिया लगाना है, तो वो कोई रेफरेंस्ड जो है क्राइटेरिया हो, जो आप साइट कर सको कि भाई हमने अगर ये क्राइटेरिया लगाया है या ये क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जो है एक पूरी लॉजिक बनती है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे ऐसे ही चैट जीपीटी करते हैं, वहां से जो है वो क्राइटेरिया उठाते हैं, लगा के छाप देते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई बताओ ये जो क्राइटेरिया लगाया है ये कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। ठीक है, समटाइम्स हमारे पास क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा मार्जिन रख के अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उसके पीछे भी एक लॉजिक होती है, हम उनको बताएंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अंधाधुंध चैट जीपीटी को कहा कि भाई ये हमारे पास साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे इनका एक क्राइटेरिया बना दो। तो ये बड़ी अनएथिकल चीज है, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, हमेशा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लगाना है। जब आपके पास वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया आ गया, लाइक दैट मेरे पास जो है पंजाब का जो है, हम लोगों ने 34 डिस्ट्रिक्ट में देखा कि हमारे पास जो क्राइटेरिया था उसमें था वायलेंट था, हमारे पास मॉडरेट थी, या हाई जो है बारिश का रेनफॉल इंटेंसिटी था। तो उसके ऊपर हम लोगों ने कंडीशन इफ एल्स इफ की कंडीशन लगाई। देन हम लोगों ने उसको जो अनसुपरवाइज हमारे पास डाटा सेट था उसके अंदर एक और कॉलम ऐड कर दिया, रेनफॉल इंटेंसिटी का कॉलम, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, वॉयलेट रेन है या मॉडरेट है या हाई है। तो जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं, तो हमेशा अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोग बेसिकली उसको यूज करते हैं, AIML और डीप लर्निंग में। ठीक है, अब आगे हम रेनफोर्समेंट लर्निंग की बात करते हैं। रेनफोर्समेंट लर्निंग जो बेसिकली AI एजेंट्स में ना ज्यादा यूज होती है, ठीक है, या रोबोटिक्स में ज्यादा यूज करते हैं इसको। इसकी कहानी इसके पीछे बड़ी इजी है कि अगर एक टीचर लाइक दैट, मैं आपको कल को एक असाइनमेंट दूंगी, अगर आप लोग असाइनमेंट करते हो तो आपको उसकी इवैल्यूएशन की बेस के ऊपर सर्टिफिकेशन होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप आम बच्चों की तरह कहो कि नहीं हम लोगों ने तो असाइनमेंट देनी नहीं है और मैं गूगल फॉर्म से चेक करूंगी किस किस बच्चे ने असाइनमेंट नहीं दी, तो मैं उसकी बेस के ऊपर उसके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट कर लूँ, देन क्या होगा कि एक दफा जो है उस बच्चे ने अपनी चीजें की, ठीक है, मैंने आगे से उसको रिस्पॉन्स दे दिया, नेक्स्ट क्या होगा कि वो बच्चे को पता होगा कि मैडम ने जो है नंबर डिटेक्ट किए हैं, अब मैंने वो असाइनमेंट जो है वो जमा करवानी है। लाइक दैट हिट एंड ट्रायल मेथड, कि कभी जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो चलना सीखता है, बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर बार बार गिरता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाता है कि चलना कैसे है। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग भी बेसिकली हमारे पास इस तरह की है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास डिसीजंस जो है वो ट्रू होते हैं बाय ट्रायल एंड एरर्स। आगे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ एआई हैं। एआई की एप्लीकेशन आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास सीटी स्कैन जो है, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड, इन सब में क्या हो रहा है, इसके अंदर भी एआई मशीन लर्निंग आ रही है। ठीक है, और आजकल जो है मेडिकल इंजीनियरिंग में इतना काम हो रहा है, इवन जो है कोरिया को देख लिया जाए या हम लोग डिफरेंट कंट्रीज को देखें, तो वहां पे मेडिकल एआई को लेके ज्यादा काम हो रहा है, कैंसर रिलेटेड डिजीज पे काम हो रहा है, और वहां पे जो है उसके पीछे मॉडलिंग कर रहे हैं, लाइक दैट वो प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग कर रहे हैं अपने, वो इस तरह के नंबर ऑफ डाटा सेट बना रहे हैं, वो अपने कंप्यूटर्स में उसको इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि कोई भी एक मरीज आता है तो उसकी डिटेक्शन बेस्ड ऑन AIML मॉडल हो जाए। ठीक है, आजकल एक और भी चीज चली है, अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर काम किया कि उसने एक चैट बोट बनाया, AI चैट बोट, वो जो है मॉडल को ट्रेन किया, देन उस मॉडल के बैकएंड पे जो है उसको इंपोर्ट करके उसके पूरा उसने एक AI चैट बोट तैयार किया जो कि AIML मॉडल की बेस के ऊपर प्रिडिक्शंस दे रहा है। तो देखो कि AI मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, उसके बाद AI चैट बोट आया। सेम फाइनेंस में देखा जाए, अगर अब हम लोग बैंक्स को देखते हैं, तो वहां पे जितना भी हमारे पास क्रेडिट सिस्टम है या कैश सिस्टम है, वो भी जो है AI की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को देख लें, एजुकेशन को देख लें, या हमारे पास Amazon है, इसमें भी अब हमारे पास है कि डिफरेंट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, लाइक डिफरेंट जो है बिल्ड इन फंक्शन, वो हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले है नमपाई अरेज है, पांडास है, इस तरह हमारे पास जो है हमने डाटा सेट की स्प्लिटिंग करवानी है या डिफाइनिंग करवानी है, कोई भी मॉडल ट्रेन करना है, तो हम इन सबको जो है ना वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे। लेकिन आज का जो आप लोगों का बेसिक बेसिक जो प्रोजेक्ट है ना वो कौन सा है, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारी सबसे पहली जो है
रिक्वायरमेंट जो है वो आज की यही है, इस वीक की ये, कि आप अपना एक डाटा सेट ढूंढो, उस डाटा सेट को ढूंढो जिसके ऊपर आप काम करोगे। इट्स नॉट फोकस्ड ऑन के आप उसके ऊपर, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी लर्निंग होगी। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं लाइक दैट, आज हम देखेंगे कि हम कैगल को या यूसीआई मशीनरी, रेपोजिटरी, इस तरह की डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम रियल वर्ल्ड डाटा सेट ले सकते हैं, देन उसके ऊपर हम AI/ML मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप लोगों के पास कल का डे है, आप लोगों ने ईजी हो के, आप लोगों ने रिलेटेड टू योर फील्ड, आप लोगों ने एक डाटा सेट ढूंढना है। उसके बाद आप उसको जो है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे जब आप उसके ऊपर कोड कर लो, आप उसकी फ्रंट एंड डिजाइन कैसे करोगे मैं आपको वो भी गाइड करूंगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, और गूगल फॉर्म में आपको लिंक शेयर किया जाएगा, आपने वहां पे बताना है कि मैंने जो है ये डाटा सेट दिया है, ये डाटा सेट के पीछे मेरा बेसिक एम क्या था, इस डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ फीचर्स क्या हैं, ठीक है। जब आपने अपना डेटा सेट ले लिया, उसके बाद आपने दो चीजें देखनी है, वो डेटा सेट सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। तो आज का जो होल लेक्चर है इसके अंदर दो ही आपके पास चीजें हैं। सबसे पहले डाटा सेट लेना है, कहाँ से लेना है, और डाटा सेट हमारे पास सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। तो इस होल वीक के लेक्चर्स के अंदर सिर्फ आपने दो चीजें हैं जो आज करनी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि गूगल पे ये kaggle.com के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट जो है वो अवेलेबल है। देखो यहाँ पे जो फ्रीलांसर हैं, रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट हैं, यहाँ से डाटा सेट लेते हैं, उस डाटा सेट के ऊपर AI/ML मॉडल को ट्रेन करते हैं। रिसर्च में ये बड़ा इन है कि कैगल से हम लोगों ने डाटा सेट लिया है। अब देखो कैगल के अंदर सिर्फ हमारे पास डाटा सेट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट कंपटीशन आते हैं, कोर्सेज भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है, आप लोगों की बड़ी लर्निंग है, तो आप लोगों ने यहाँ पे kaggle.com पे जो है लॉगिन करना है, और यहाँ पे जो है डाटा सेट लेना है। लाइक दैट मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे डाटा सेट चाहिए साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे सर्च किया। अब देखो कि यहाँ पे ना डिफरेंट नंबर ऑफ डाटा सेट पड़े हुए हैं। लाइक मैं इसको जो है वो ओपन कर लेती हूँ। इस डाटा सेट को मैंने ओपन किया। इस डाटा सेट के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आर्किटेक्चर, लेकिन इसके अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास डाटा सेट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर मैं अगली लिंक के ऊपर जाऊंगी, अगली लिंक पे मैं देखूंगी कि जहाँ पे मुझे डाटा सेट की डाउनलोड जिप फाइल मिले। अब देखो कि यहाँ पे UNSW का जो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन का, इस पे डाटा सेट के ऊपर नंबर ऑफ मतलब ह्यूज रिसर्चेस हो चुकी हैं इस पे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाटा सेट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस डाटा सेट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मैं इस डाटा सेट के ऊपर आ गया हूँ कि अबाउट दिस डाटा सेट के, ये डाटा सेट क्या है, इस डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ फीचर्स क्या है हमारे पास, ठीक है। अब मैं इस डाटा सेट को व्यू करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड करना है। तो आपको इस तरह इसकी डाउनलोड की फॉर्म में ऑप्शन आएगा, आपने डाउनलोड इसको कर लेना है, डाउनलोड डाटा सेट एज जिप कर लेना है। तो आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद आपने देखना है कि आप जो डाटा सेट ले रहे हैं वो डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। डाउनलोड हो भी रहा है तो उस डाटा सेट के अंदर उसकी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन क्या है, उस डाटा सेट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स के बाद आपने देखना है कि डाटा सेट सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। सबसे पहले हम AI मशीन लर्निंग को देखेंगे। तो आपने डाटा सेट इस तरह का लेना है जो कि इजी टू हैंडल हो, जिसकी आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब हम लोग इसके साथ देखते हैं। मुइज आप बोल रहे हैं, बताएं, आपने हैंड रेज किए हैं। Yes, मेरा question था एक. जी जी बताएं। Can you clarify what supervised and unsupervised data sets are? Difference क्या होता है इनमें? ठीक है, अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड डाटा सेट, जी. इसका डिफरेंस पूछ रहे हो। जी. ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, या इसका डिफरेंस क्या है। बेसिकली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई डाटा सेट है, लाइक उस डाटा सेट के ऊपर लेबल भी हुआ हो। फिर से एक एग्जांपल देख रही हूँ, लाइक दैट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है इनबॉक्स,
ये जीमेल का ऊपर आइकॉन आपको शो हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ आपके पास आइकॉन हो, जीमेल का नीचे इनबॉक्स ना लिखा हो, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ये अनसुपरवाइज्ड है, लाइक दैट। मेरे पास सिर्फ आइकॉन शो हो रही है, नीचे उसके ऊपर कोई भी लेबल नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास ये आइकॉन है और साथ उसके नीचे इनबॉक्स भी लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये इनपुट भी है, साथ आउटपुट भी डिफाइन है। तो सुपरवाइज का मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर हमारे पास डेटा सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई आउटपुट लेबल हो, ठीक है, उसको सुपरवाइज्ड कहते हैं। और अनसुपरवाइज्ड का मतलब ये होता है कि जहां पे हमारे पास रॉ डेटा सेट हो, लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट हो, लेकिन उसके ऊपर कोई भी लेबल ना हो, कोई भी आउटपुट ना दी गई हो, तो उसको अनसुपरवाइज्ड कहते हैं। मुइज ओके? Okay, thank you. ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। एक हमारे पास कैगल आ गया, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी वेबसाइट है वो है यूसीआई मशीन लर्निंग रेपोजिटरी। तो यहाँ पे भी हमें जो है लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट मतलब मिलते हैं, प्रोवाइडेड किए हुए हैं रिलेटेड टू योर फील्ड। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। मैं वैसे ये ग्रुप में अभी आपको लिंक शेयर कर दूंगी इसके। तो आप लोगों ने डाटा सेट देखना है, डाटा सेट के अंदर जो है नंबर ऑफ फीचर्स क्या हैं, डाटा सेट सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। तो आप लोगों का इस वीक का यही टास्क है, सुबह को गूगल फॉर्म लिंक शेयर हो जाएगी, तो आप लोगों ने जो है उसके ऊपर अपलोड कर देना है। अभी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो।